बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी पार्टी कहती है। निश्चित रूप से ये लोग कह रहे हैं, यही लोकतंत्र में खतरनाक बात है। इसको जनता समझ रही है और इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये बार बार भले कह दें कि उनसे बात नहीं होगी, निश्चित रूप से वो मंच से बोले हैं और मंच से ऐसे नहीं बोल सकता है कोई, उनको उनके माननीय प्रत्याशी हैं और तो बहुत बड़े गुंडा हैं, वो तो वही हैं, उनके शूटर रहे हैं। वो तो बार बार बोला जा रहा है कि उनके शूटर हैं। ये गलत कहाँ से? वो गुंडा हैं, वो गुंडा है, गुंडा अपने गुंडे दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश जी को शूटर कहा जा रहा है, आपके साथ महागठबंधन में है। ओम प्रकाश जी तो इन्हीं के साथ खेल रहे थे। ओम प्रकाश जी ट्रेनिंग भाजपा में ही लिया है, ट्रेनिंग भाजपा में लिया है, ट्रेनिंग भाजपा में लिया है। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कह देना, नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। 7वां चरण, अंतिम चरण, 7 मार्च को चुनाव होना है। आज 6 तारीख को, आज की रात कत्ल की रात है। 56 सीटों पर चुनाव होना है और ये 56 सीटें निर्णायक होंगी कि उत्तर प्रदेश का निज़ाम कौन होगा, किसके सर बंधेगा ताज। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस 56 सीटों पर उत्तर प्रदेश और भारत के भी वीआईपी लोगों का यह क्षेत्र है। अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बनारस से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है। तो आजमगढ़ इस सूबे के पूर्व निज़ाम माननीय अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जहां 56 सीटें यह निर्णायक होंगी कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। स्थानीय मुद्दों पे चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा करेंगे और 7वें चरण के चुनाव पे मुद्दा करेंगे। और आज के इस चुनावी अड्डे में हमारे खास मेहमान हैं इस पूर्वांचल के जाने माने नेत्र सर्जन, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर एचएन सिंह जी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे दूसरे जो खास मेहमान हैं वो समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के पूर्व जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश सचिव पंकज चौबे जी, जो कि जनपद के जाने माने बैरिस्टर हैं, वकील हैं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। और तीसरे जो मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि DCSK PG कॉलेज मऊ के, जो पूर्वांचल में एक अलग स्थान रखता है, उसके पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो आइए हम अपने खास मेहमानों से आज की वार्ता चुनावी अड्डा में शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। 56 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और 56 में से वीआईपी नहीं वीवीआईपी लोगों का क्षेत्र है। आपको क्या लगता है? 56 में से हम अधिकांश सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने काम किए हैं, जो योगी जी की सरकार से 5 वर्षों में और मोदी जी की सरकार 2014 से जो भी कार्य किए हैं, उसको देख करके हम पूरा विश्वास साबित कर सकते हैं, हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। आपको क्या लगता है पंकज जी? देखिए, जो 56 सीटों का चुनाव है जो कल होने जा रहा है, इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मैक्सिमम सीटों को पाएगी। रही बात बनारस की, नहीं, आपको कैसे लगता है कि पाएगी? बनारस की 8 सीटें हैं, आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, मऊ की 4 सीटें। आपको कैसे लगता है कि सारी सीटें समाजवादी पार्टी ले जाएगी? मैं बता दूँ, पहले मैं बनारस से उठा के बात करता हूँ। अगर बनारस में पिछली जितनी भी सीटें हैं, अगर बनारस माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए ना, कितनी विडंबना है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के पहले तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं और तमाम विधानसभा की चुनाव हुई हैं, लेकिन अब देखिए ना, वो परसों से ही वहाँ डेरा जमाए हुए हैं। विधानसभा के चुनाव के लिए एक प्रधानमंत्री लोगों से टेलीफोन करके बात कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। और एक हमारे नेता हैं पंकज चौबे का कहना है कि प्रधानमंत्री बनारस में रह करके कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, चुनाव में जुटे हुए हैं। आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, युवा अध्यक्ष रहे हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में अगर कैंपेन कर रहे हैं, उनका एक लगाव है बनारस से, एक जुड़ाव है बनारस से, लोगों से एक गहरा नाता बन चुका है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक चाय की दुकान पे जाके चाय पी लिए या साधारण तरीके से खड़ा होकर के पान की दुकान पे पान खाया। और विरोधी कह रहे हैं नौटंकी है, महानौटंकी है। इसके लिए भी एक ढंग चाहिए ना। हमारे प्रधानमंत्री के पास वो ढंग है जो वो कर रहे हैं।
दूसरा भी उनसे बड़ा नौटंकीबाज निकले तब न उनकी टक्कर कर पाएगा। पंकज जी, प्रधानमंत्री जो है चाय की दुकान पे जाकर के चाय पीते हैं, पान की दुकान पे जाकर के पान उठाते हैं, क्या संदेश देना चाहते थे प्रधानमंत्री जी? अभी मेरे पैनलिस्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी अगर नौटंकी करते हैं तो उनसे अच्छा नौटंकीबाज। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या ये देश नौटंकीबाजों से चलेगा? मतलब जो जितना अच्छा नौटंकीबाज रहेगा वो देश का प्रधानमंत्री रहेगा। नहीं, महेंद्र प्रताप सिंह ने नौटंकीबाज नहीं कहा, विरोधियों ने कहा है कि महानौटंकी कर रहे हैं, विरोधियों की बात पर इन्होंने कहा है। अब वो सीधे सीधे मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि केवल वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करते। वो प्रचार, वो तो चुनाव मोड में 5 साल रहते हैं कंटिन्यू। एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत, सुन लीजिए मेरी बात, मैं पूरी बात कर ले रही है। प्रधानमंत्री का पद बहुत गौरवशाली पद होता है, देश का गौरव होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन एक प्रधानमंत्री घर घर गांव-गांव कैंपेनिंग करे लोगों से विधानसभा चुनाव के लिए अपने, ये मुझे कहीं से नहीं लगता, क्योंकि इसके पूर्व में परंपरा रही है। एक प्रधानमंत्री अगर विधानसभा चुनाव होता था तो 1-2 जनसभाएं कर लेता था, 3 जनसभाएं कर लेता था। प्रधानमंत्री वो सारी पार्टियों का होता है, सारे देश का होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का होता है। जी, क्या कहना है? आपका कहना है कि प्रधानमंत्री केवल बनारस में आकर के नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी वाली बात कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन वो हमारी पार्टी के तम नेता हैं और हमारी पार्टी हमेशा किसी भी छोटे चुनाव को भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लड़ती है। यानी खाली चुनाव लड़ती है? नहीं, मैं उसको पूरी बात कर रहा हूँ। किसी भी चुनाव को हल्का नहीं लेती है। तो आज उनके क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से अपने जितने मतदाता हैं उनसे वो बात करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि हमारा आपके प्रति क्या स्नेह है, हमने आपके साथ काम किया। और कोई प्रधानमंत्री अगर 1-2 क्षेत्र में जाता है, इसका मतलब वो प्रचार करता है, उसके पास इतनी कुव्वत नहीं थी, उस मुख्यमंत्री के पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि उतने क्षेत्रों में जा सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास एक कुव्वत है कि वो हर जगह जाने के बाद भी पूरे विश्व से जुड़े रहते हैं, वो काम भी करते हैं। आज ही पुतिन जो वहाँ का यूक्रेन का प्रधानमंत्री है, उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ही अपने प्रभाव का उपयोग कर करके ये रुकवा सकते हैं। तो विश्व में अगर युद्ध की बात आप कर रहे हैं तो देखा जाए कि जब भी भारत के ऊपर संकट आया है तो यूक्रेन हमेशा भारत के खिलाफ ही मतदान किया। फिर भी भारत की एक नीति रही है, अभी तक की नीति यही है कि तटस्थ रहते हुए, इसलिए तटस्थ रहना जरूरी है कि हम कभी भी किसी भी चीज़ को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। और आज इसी कारण से अमेरिका भी कह रहा है कि नहीं, भारत का जो स्टेप था बहुत अच्छा था, ताकि वो बीच में कभी ज़रूरत पड़े तो समझौता करा सके। अगर आप एक तरफा हो जाएंगे तो आप उनको समझा नहीं सकते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो ये नीति भारत की बहुत सही रही है और इसीलिए यूक्रेन भी कह रहा है, रूस भी कह रहा है, अमेरिका भी कह, नाटो भी कह रहा है कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, भारत इसमें सहयोग कर सकता है रुकवाने में। और जो भारत कर रहा है, आपने देखा कि भारत के कहने पर युद्ध विराम कर दिया गया और वहाँ से सेफ पैसे दिया गया है यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के नौजवानों के लिए और दूसरे देशों के लिए कि इतना देर रोक करके और सबको बाहर निकाला जाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, आर्थिक मदद यूक्रेन की करेंगे, लेकिन हम आपके साथ और आपके पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे, हम रूस के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, रूस से और भारत की ये शुरू से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। चाहे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, रूस के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल रहा है और तालमेल रहना भी चाहिए। रूस भारत का पुराना मित्र है। रही बात यूक्रेन की और उसकी, तो ये सही तटस्थ, जब आप विदेश नीति की बात करेंगे तो किसी भी देश की तरह युद्ध करना, देश की तरफ से युद्ध करना ये सही नहीं, तटस्थ रहना ही सही है। आपको क्या लगता है, अगर हम मौत की बात करें, हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चले गए थे, विधानसभा का चुनाव है, फिर हम लौट रहे हैं विधानसभा में, अगर हम मऊ की बात करें तो मऊ की 4 विधानसभाएं, 4 विधानसभाओं में पिछले विधानसभा में 3 भारतीय जनता पार्टी और मुख्तार चुनाव जीते थे। इस बार ये माना जा रहा है कि मधुबन में सपा और बसपा की सीधे टक्कर है, वहीं घोसी में भी सपा और बसपा की सीधे टक्कर है। मोहम्मदाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी ले जाते हुए नजर आ रही है, फिर अब्बास चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है? आपने कैसे मान लिया कि केवल सपा और बसपा की टक्कर है? सी वोटरों की अगर बात की जाए तो सीधे टक्कर दिखाई दे रहा है। सीधे वहाँ लड़ाई भाजपा और बहुजन समाज पार्टी का है मधुबन में, बाकी किसी की वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। रही बात घोसी की, घोसी में हमारी पार्टी पिछले उपचुनाव में जीती थी, उसके पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फागू जी चुनाव जीते थे।
इस बार भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पंकज जी महेंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि सीधे टक्कर भाजपा और बसपा में है, सपा लड़ाई से बाहर है। अब देखिए, अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। अभी मेरे मित्र ने उठाया है, बड़े भाई ने उठाया है बात कि मधुबन में, मैं कह रहा हूँ कि मधुबन में सपा लड़ रही है और बसपा नंबर 2 पे लड़ रही है। और रही बात वहाँ के रामविलास जी की, जो महामहिम जी के बेटे हैं, उनका बाजा तो भरत भैया इनके ही साथी है, भारत भैया ने बजा दिया इनका बाजा। आपको क्या लगता है वो एकदम प्रतिष्ठापरक सीट है, वहाँ से महामहिम के लड़के रामविलास जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए, महामहिम के लिए और सबके लिए प्रतिष्ठापरक सीट है, लेकिन वहाँ जो है बगावत का भी सुर तेज हो चुका है। महामहिम के लड़के आज जो नहीं हैं, हमारे पार्टी के माननीय प्रत्याशी हैं और हमारी पार्टी का अदना सा भी प्रत्याशी जो रहता है वो हमारे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी पूरी मनोयोग से, पूरे जोर शोर से वहाँ पर लगी हुई है। आपने देखा हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहाँ आए थे, अनेक नेता वहाँ कैंपेन में लगे हुए हैं। और जहाँ तक रही हमारे भैया जी के, हमारे बहुत सम्मानीय नेता थे, बहुत मेहनती थे, उनकी बगावत की तो वो होता है, उनकी कुछ पीड़ाएँ थी, वो बाहर गए, उनको उससे कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ लगे हुए हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है और हम वो सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारी घोषी में हम आते हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मंत्री और विधायक दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है। दारा सिंह ने बहुत बड़ा जो है खेल खेला है, पार्टी छोड़ा है। आपको क्या लगता है? अब दारा सिंह जी को बहुत हमें आश्चर्य लग रहा है कि दारा सिंह को तो इस पार्टी ने सर पर बैठाया, दारा सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, दारा सिंह को बहुत महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल का विभाग दिया गया। इसके बाद वो कहते हैं कि हम मजलूमों, हमारी उपेक्षा की गई। हमें कहीं समझ में नहीं आया, आज तक वो पार्टी का बड़ाई करते रहे, लेकिन उनको अचानक पता नहीं क्या दिखा, कुछ चले गए। ठीक है, उनका जाना हो, जहाँ उनकी इच्छा हो जाएंगे, लेकिन जनता भी समझ गई है कि वो क्या करने वाले हैं और उनको किस तरह से समझ सिखाया जाए। इवन वहाँ के जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया है, जिसका जवाब जनता देगी। और रही बात 7 मार्च को बिल्कुल। आपको क्या लगता है पंकज जी? अब देखिए, दारा जी एक बड़ा नाम है और अभी तक जब तक भाजपा के गोद में रहे तब तक वो अच्छे थे, आज बुरे हो गए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब कोई भी व्यक्ति घर से अलग तभी होता है जब वो पीड़ित होता है। वो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन लेकिन लोग उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं। मैं बता दूं, वो कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कोई एक ट्रांसफ़र कर सके, अपने विभाग का कोई एक ट्रांसफ़र कर सके और उनकी बात सुनी जाए। वो तो काट के उल्लू बैठ के बैठे हुए थे। जब उन्हें लगा कि यहाँ मेरी कुछ नहीं चल रही है, मैं उपेक्षित हो रहा हूँ, मैं इतना पुराना नेता हूँ, मैं मिनिस्टर उपेक्षित हो रहा हूँ, तो उन्होंने अपने दूसरी राह तलाश करी और आज वो नंबर 1 पे घोषी में चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मऊ सदर को लेकर के? अभी एक बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी का ये अब्बास जी कहते हुए नज़र आ रहे हैं, अब्बास अंसारी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने अखिलेश भैया से कह दिया है कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं होगा। एक आदमी से हिसाब लूँगा, पिछले सरकारों का हिसाब लेंगे या उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसका हिसाब लेंगे? मामला है क्या पूरा? किस से हिसाब लेंगे? आम जनता से कोई हिसाब ले पाया है? अधिकारी, इसके पहले वाले अधिकारी तो बदल चुके हैं। किस अधिकारी से हिसाब लेंगे? वो राजनीतिक में पूर्ण रूप से अभी मैच्योर नहीं है, नहीं तो ये भाषा नहीं बोलते। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की ये भाषा नहीं होती है। ये कहीं न कहीं अखिलेश जी के गले का हड्डी बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है उनका बयान? नहीं, ये उनका निजी बयान है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अखिलेश जी इतने चुनाव में बिजी रहे हैं 75 जिला में कि अखिलेश जी को अपने बड़े बड़े लीडरों से बात करने का टाइम नहीं मिल पाता था, तो वो अब्बास अंसारी जी से कम मिले होंगे। ये एकदम गलत बात है। समाजवादियों ने पल्ला झाड़ लिया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश जी का मामला नहीं, ये इनका कहना गलत है। ये समाजवादी की संस्कृति है, यही नहीं कह रहे हैं। हाँ। बहुत से इनके नेता हैं जो कह रहे हैं कि आने दो सरकार, हम देख लेंगे। आपने इसके पहले बार देखा होगा, एक इंस्पेक्टर को धमकाते हो कि रुक जाओ, हमारी सरकार है, तुम्हारी हम वर्दी खींच लेंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है और यही संस्कृति है। ये अब्बास नहीं कह रहे हैं, ये पूरी पार्टी कहती है। निश्चित रूप से ये लोग कह रहे हैं, यही लोकतंत्र में खतरनाक बात है। इसको जनता समझ रही है और इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये बार बार भले कह दें कि उनसे बात नहीं होगी, निश्चित रूप से वो मंच से बोले हैं और मंच से ऐसे नहीं बोल सकता है कोई, उनके माननीय प्रत्याशी हैं। और तो बहुत बड़े गुंडा हैं, वो तो वही हैं, उनके शूटर हैं। वो तो बार बार बोला जा रहा है कि उनके शूटर हैं। ये गलत कहाँ से? वो गुंडा हैं,
वो गुंडा है, गुंडा अपना गुंडे दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश जी को शूटर कहा जा रहा है, आपके साथ महागठबंधन में है। ओम प्रकाश जी तो इन्हीं के साथ खेल रहे थे। ओम प्रकाश जी ट्रेनिंग भाजपा में ही लिया है। ट्रेनिंग भाजपा में लिया है, ट्रेनिंग भाजपा में लिया है। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि किसी भी बड़े राजनेता को, चाहे वो किसी दल का हो, अपनी भाषा को बड़ी शालीनता से मंच पे या कहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको ये समझना चाहिए कि उसे केवल वही नहीं, उसको लोग फॉलो करने वाले तमाम लोग हैं, वही लोग सीखते हैं। तो उसको एक अच्छी नज़ीर पेश करना चाहिए एक स्वस्थ राजनीति के लिए। 1 मिनट में, बहुत समय समाप्त हो चुका है, 1 मिनट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो, स्वच्छ सरकार बने, अच्छी सरकार बने, मैं यही चाहूँगा। और अच्छे प्रत्याशी का चुनाव हो, स्थानीय प्रत्याशी का चुनाव। क्या संदेश देना चाहते हैं 30 सेकंड में? मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता से अपील करूँगा कि वोट दें और इस आताताई सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से मुक्ति दिलाएं प्रदेश को और एक नई अच्छी सरकार सेकंड में, बस 30 सेकंड में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें जो है विकास पर वोट होगा, वो दे रही है जनता। मैं चाहूँगा कि वो पीछे के समय का भी याद रखे कि जिसमें गुंडा राज, माफिया राज का बहुत वाला था, उसका समापन हुआ है और उसके लिए वो बीजेपी को वोट दे। और अधिकांश समय बस 30 सेकंड, 30 सेकंड। अभी मेरे पैनलिस्ट ने बोला कि गुंडा राज और सारी चीज़ें, अभी जिला पंचायत का प्रधानी का चुनाव हुआ है, नंगा नाच हुआ है, महिलाओं का वस्त्र तक उतारा गया है और प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल तक नहीं करने दिया गया है। अब इसे बड़ा 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड में। पिछली बार जब जिला पंचायत का या प्रमुख का चुनाव हुआ था, उसको भी एक बार मेरे साथी को देख लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन दोनों लोगों की प्रक्रिया भी नहीं, दोनों लोगों की प्रक्रिया में जो माननीय महेंद्र सिंह जी ने कहा है वो बातें सत्य है। ये लोग यही करते रहे हैं और वो बार बार यही दिखाई देता है कि वो खींच लिया, वो खींच लिया, ऐसा कुछ नहीं था। इस बार का चुनाव पिछली बारों से बहुत अच्छा तरह से हुआ था और इसको तो आज का डिबेट यहीं खत्म करते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगा है, माननीय अखिलेश जी का प्रतिष्ठा दांव पे लगा है, माननीय जोगी जी का प्रतिष्ठा दांव पे लगा है और दांव पे लगा है मऊ जनपद के महामहिम फागू चौहान जी की भी प्रतिष्ठा। इन लोगों की पार्टी का प्रतिष्ठा दांव पे लगा है और महामहिम के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए महामहिम की भी प्रतिष्ठा दांव पे लड़ा है। 10 तारीख को 10 बजे के बाद क्या रिजल्ट आएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम आपको हर अपडेट, हर रिजल्ट जो है लगातार देते रहेंगे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट।